हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसआर नर्सिंग लेक्चर। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एसआर नर्सिंग लेक्चर को सब्सक्राइब करें, आई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसे कि आपको पता है कि अपने लास्ट लेक्चर जो था वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डिजीज पोर्शन का था जिसमें अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज अपन लेके आए हैं ईसीजी क्वेश्चन, मतलब जो भी ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। और इस वीडियो में मैं जो एरिथमिया वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाला हूँ। और इसके अलावा एक लेक्चर और लूँगा जिसमें पूरे ईसीजी के बेसिक्स और उससे रिपीटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है या फिर जो PQRST वेव से रिलेटेड है, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज अपना पूरा फोकस रहेगा ईसीजी के क्वेश्चंस का और एरिथमिया का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द नर्स इज रिव्यूइंग एन ईसीजी रिदम स्ट्रिप। ठीक है, ईसीजी को वो देख रही है। पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स रेगुलर है, PR इंटरवल 0.16 सेकेंड है, QRS कॉम्प्लेक्स भी 0.0 सेकेंड है, 0.06 सेकेंड है। ओवरऑल हार्ट रेट 64 बीट्स पर मिनट है। इनमें से कौन सा एक्शन नर्स देखेगी? ठीक है, पहला ऑप्शन है चेक वाइटल साइन, दूसरा है चेक लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स, तीसरा है नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एंड डी है कंटिन्यू टू द मॉनिटर फॉर एनी रिदम चेंज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये अपने को पता है कि नॉर्मल ये कुछ इस तरह होती है। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या है, पी वेव है, ये क्या है, QRS कॉम्प्लेक्स, और ये क्या है, टी वेव है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपन यहाँ पे इसको बता देते हैं जो बेसिक है। पी वेव जो होती है, पी वेव क्या बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। किसको बताती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। और यहाँ पे ये जो QRS कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, ये ओवरऑल किसको बताता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। ठीक है, और टी वेव जो होती है वो किसको बताती है? टी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकुलर रीसर्कुलेशन को, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को। मतलब क्या हुआ? देखिए, पी वेव जब बनती है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये हार्ट है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, और यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें पता है ये एट्रियम है और ये वेंट्रिकल से जो नीचे की तरफ दिख रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में एंटर होती है, उसके जस्ट नीचे की तरफ मींस यहाँ पे क्या होता है? ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है? इंपल्स का प्रोडक्शन करता है, इंपल्स जनरेट करता है। वो इंपल्स पहले एट्रियम के अंदर ट्रांसफर होती है। मींस यहाँ पे क्या होता है, जब इंपल्स यहाँ होती है तो क्या होता है? पी वेव देखने को मिलती है। मींस एट्रियल डीपोलरेशन, या फिर मैं क्या कहूँ, एट्रिया का क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब हमको ये पी वेव देखने को मिलती है। अब ये पी वेव जो होती है जनरली कितने बॉक्स में दिखेगी अपन को? 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स। अब देखिए, बॉक्स का अपन ये समझेंगे कि एक छोटा बॉक्स जो है ईसीजी की स्ट्रिप के अंदर, एक छोटा बॉक्स जो होता है स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, उसके अगर अपन 2 से 3 बॉक्स करते हैं ना, तो उसमें अपन को पी वेव देखने को मिलती है। अब ये एक बॉक्स जो होता है वो कितने का होता है? 1 mm का होता है। ठीक है, टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो ये एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स 0.04 सेकेंड का होता है। कितना होता है? 0.04 सेकेंड का होता है। और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसी स्ट्रिप के अंदर, मींस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो तो किसको बताएगी? टाइम ड्यूरेशन को। ठीक है, और ये दूसरी जो वर्टिकल लाइन है ये किसको बताएगी? वोल्टेज को। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स यहाँ से निकाल के मैंने रखा है, और ये कितना है? 0.04 सेकेंड का। और यहाँ पे ये जो है ये कितने को बताएगी? 0.1 M माइक्रो वोल्टेज। ठीक है, 0.1 माइक्रो वोल्टेज को ये इंडिकेट करता है। ये मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल स्क्वायर बॉक्स की। तो पी वेव जो होती है वो 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में आती है। मतलब इसका जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.04 × 2, तो मतलब ये 0.08 से लेकर 0.010 सेकेंड तक अपन को देखने को मिलेगी। ठीक है, ये अपना यहाँ तक खत्म हुआ। फिर बात करते हैं, ये जो आपको दिख रहा है QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स उसको बता रहा है वेंट्रिकुलर डीपोलरेशन, मींस वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको बता रहा है। अब देखिए, अब क्या होता है कि ऐसे नोड ने अपनी इंपल्स से एट्रिया, दोनों एट्रियम को कांटेक्ट कर दिया। उसके बाद में क्या होता है? यहाँ राइट साइड में नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ क्या होता है? एवी नोड प्रेजेंट होता है। अब ये एवी नोड जो है वो इंपल्स जनरेट, मतलब जो ऐसे नोड ने इंपल्स जनरेट करी वो एवी नोड तक आएगा। फिर एवी नोड के बाद में यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है? बंडल ऑफ हिल्स।
मींस एवी नोड से ट्रांसफर कहाँ हुआ, बंडल ऑफ हिस। अब क्या होता है कि एवी नोड से इंपल्स जो निकल रही है उसके जो गुजरने का टाइम होता है उस इंटरवल को क्या कहा जाता है, पी आर इंटरवल। ठीक है, तो पी आर इंटरवल कहां से कहां तक हो जाएगा, पी के स्टार्टिंग से लेकर और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग से लेकर ये जो इंटरवल है इसे क्या कहा जाता है, पी आर इंटरवल। ठीक है, तो पी आर इंटरवल में आप देख रहे हैं कि एट्रियल डीपोलराइजेशन की स्टार्टिंग से लेकर वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्टिंग से पहले तक का जो टाइम इंटरवल होता है उसे अपन क्या कहते हैं, पी आर इंटरवल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, उसके बाद में जो टाइम पीरियड है मींस यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जो ऐसे नोड से इंपल्स निकली है वो एवी नोड से निकलने का जो टाइम उसको लग रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, पी आर इंटरवल, जो अपन ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अब आगे देखिए ये बंडल ऑफ हिस है, इस बंडल ऑफ हिस से यहाँ पे क्या किसमें बढ़ेगा, ये राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच, किसमें बढ़ रहा है, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच। और उसके बाद में ये वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में सप्लाई होगा वाया पुरकेंजी फाइबर्स। ठीक है, ये क्या है, पुरकेंजी फाइबर्स का नेटवर्क है। ठीक है, विजिबिलिटी है, देखिए। ठीक है, तो ये क्या है, पुरकेंजी फाइबर्स है जो कि वेंट्रिकल की जो मसल्स है मायोकार्डियम उसको सप्लाई कर दिया, सप्लाई करते क्या होंगे, वेंट्रिकल्स इसके रिस्पांस में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वो क्या होता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। एक बात यहाँ ये भी देखिए कि जब इंपल्स ऐसे नोड से एवी नोड के पास आती है, ठीक है, तब तक क्या हुआ, एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते ही अगर अपन इमीडिएटली वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ब्लड है एट्रिया में वो किसमें फिल नहीं हो पाएगा, वेंट्रिकल्स में। तो क्या होता है, ये डिले जो पीआर इंटरवल है इसमें क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स है वो क्या होते हैं, ब्लड से फिल होते हैं। ठीक है, उसे अपन ने क्या कह दिया, पीआर इंटरवल। और उसके बाद में क्या हो रहा है, पुरकेंजी फाइबर जो सप्लाई कर देगा तो वहां पे क्या होगा, वेंट्रिकल से वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, डीपोलराइजेशन, मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसे अपन क्या कह रहे हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। फिर आगे देखिए, फिर क्या होगा कि एक टाइम पीरियड बाद पुरकेंजी फाइबर से जो इंपल्स थी वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मींस जो वापस वेंट्रिकल्स क्या होंगे, वो वापस क्या होंगे, रीपोलराइजेशन। मींस वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, अब जो पहले कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था वेंट्रिकल क्या होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। उसे वो क्या कौन सी वेव होती है, टी वेव होती है। अब देखिए पी वेव 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में होती है, क्यूआरएस भी जो है वो कितने स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में होगी, 2 से 3। मींस यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 0.08 से लेकर 0.12 सेकंड तक हो जाएगा। फिर है टी वेव, तो टी वेव जो होती है वो कितने बॉक्स में आती है, 3 से 4 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में आएगी। 3 से 4 का मतलब क्या हो गया कि 0.04 into 3 मतलब 4 3 जा 12, मींस 0.12 से लेकर 0.16 या 0.20 तक ये देखने को मिलेगी। ये क्या है, नॉर्मल टाइम पीरियड हो गया और ये अपनी नॉर्मल ईसीजी का टाइम पीरियड। और उसमें क्या क्या अपन देखते हैं उसके बारे में हमने बात किया। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होगी, एवी नोड तक पहुंचेगी, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और फिर पुरकेंजी नेटवर्क तक पहुंच जाएगी। यह नॉर्मल चीज होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन अपन को क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसे रेगुलर होती है वैसी है, पी आर इंटरवल 0.16 सेकंड है। अब देखिए पी आर इंटरवल कहां से, स्टार्टिंग ऑफ पी आर। तो यहाँ पे ये 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को कंसीडर कर रहा है और आगे भी क्या होंगे, 2 या 3 बॉक्स हो जाएंगे। तो कुल मिला के 5 बॉक्स के आसपास अपन मान के चल सकते हैं। तो 5 4 जा 20 मींस 0.20 सेकंड्स में नॉर्मली लगते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी आर इंटरवल 0.16 सेकंड है, मींस उसी रेंज में है। ठीक है, 0.16 से 0.20 की रेंज होती है, उसी रेंज में है। मींस ये क्या कंडीशन हुई, नॉर्मल हुई। फिर है क्यूआर कॉम्प्लेक्स जो है 0.06 सेकंड है। तो क्या ये नॉर्मल है, हाँ नॉर्मल है। 2 से 3 बॉक्स हो गए, मतलब क्या हो गया 0.04 से 12, तो मतलब ये क्या है, नॉर्मल रेंज के अंदर आ गया। कौन सा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, फिर बोल रहा है कि द ओवरऑल हार्ट रेट 64 है। अपन को पता है कि 60 से लेकर 100 बीट्स पर मिनट तक क्या होती है, नॉर्मल रेंज होती है। तो यहाँ पे हार्ट रेट भी क्या है, नॉर्मल है। तो इनमें से कौन सा एक्शन नर्स लेगी, देखिए वाइटल साइन चेक करेगी, लेबोरेटरी चेक करेगी, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करेगी, या कंटिन्यू टू मॉनिटर और एनी अदर चेंज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। मींस किसी प्रकार का और कोई चेंज आए उसको मॉनिटर करेगी। अब इसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने की कोई नीड यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, इसी के साथ अपना ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a client is wearing a continuous cardiac monitor
which begins to sound the alarm, the nurse see no electrocardic complexes in the screen on the screen which is the priority nursing action। मतलब इसमें क्या हुआ कि क्लाइंट जो है उसकी कंटिन्यूस कार्डिक मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ पे जो है अलार्म जो है वो साउंड करना चालू हुआ है। नर्स देख रही है कि किसी प्रकार का स्क्रीन पर किसी भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिख रहे, तो इनमें से नर्स का प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, कॉल ए कोड, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चेक द क्लाइंट स्टेटस एंड लीड प्लेसमेंट, प्रेस द रिकॉर्ड बटन ऑन द ईसीजी कंसोल। देखिए इसमें क्या होगा कि कुछ भी एब्नॉर्मलिटी दिखाई नहीं दे रही फिर भी अलार्म सुनाई दे रहा है, तो इस केस में पर्सन का एक काम तो क्या होगा कि नो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक कॉम्प्लेक्सेस ऑन द स्क्रीन, मतलब ईसीजी जो है वो दिख ही नहीं रही, वो कुछ इस तरह दिख रही है, ठीक है। तो इसमें जो है नर्स का क्या काम होना चाहिए? देखिए तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा। क्या है सी? कि क्लाइंट के स्टेटस को चेक किया जाएगा और लीड प्लेसमेंट चेक किया जाएगा कि जो लीड लगा रखी है चेस्ट पे वो कहीं हट तो नहीं गई है, या फिर पर्सन जो है किस में जा सकता है, ऐसी कंडीशन में जा सकता है, अपन कहते हैं एसिस्टोलिक कंडीशन में जा सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कुछ स्ट्रेट जो है देखने को मिलती है एसिस्टोलिक कंडीशन में, ठीक है। इन दोनों ही चीजों के लिए क्या करा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज वॉचिंग द कार्डियक मॉनिटर एंड नोटिसेस दैट द रिदम सडनली चेंज, में जो रिदम है पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वो अचानक से चेंज हो गई है और अब उसको कोई पीक वेव्स नहीं दिख रही है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वाइड, मींस पी वेव तो दिखेगी नहीं, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो क्या हो गए, वाइड हो गए। वाइड होने का मतलब क्या है कि नॉर्मल जो है 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में आ रही थी, अब किस में आएगी, 3 से ज्यादा में दिखेगी, ठीक है। उसे अपन ने क्या कह रहे हैं कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया है, वाइड हो गया है। फिर बोल रहा है कि वेंट्रिकुलर रेट क्या है, अभी भी रेगुलर है बट किससे ज्यादा है, 140 से 140 बीट्स पर मिनट से क्या है, ज्यादा है। तो नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग व्हिच डिसरिथमिया। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे एरिथमिया की, तो यहाँ पूछ रहा है कि क्लाइंट को कौन सा एरिथमिया जो है एक्सपीरियंस हुआ है, ये नर्स पता लगाएगी। साइनस ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। वन बाय वन अपन सारे देख लेते हैं। देखिए यहाँ बोला है एरिथमिया की, तो एरिथमिया का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट बीट है रेगुलर, उसके अंदर क्या हो रहा है, डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, या फिर जो इंपल्स का प्रोडक्शन है उसमें कोई गड़बड़ी देखने को मिल रही है, तो सिंपली एरिथमिया यही होता है, एरिथमिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है किसका, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब देखिए साइनस ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, साइनस ब्रेडिकार्डिया। अब साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस का मतलब यहाँ पे है कि जो रिदम है उसमें कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, रिदम एकदम नॉर्मल है, बस ब्रेडिकार्डिया हुआ है, मींस इसकी जो हार्ट रेट है वो बिलो 60 हो जाएगी, बिलो 60 बीट्स पर मिनट, ठीक है, यही देखने को मिलेगी। अब क्या होगा कि जब अपन ईसीजी देखेंगे तो ये सब क्या है, नॉर्मल है, ये पीक्यूआरएस के सब नॉर्मल है, बट क्या है, ब्रेडिकार्डिया है, मींस हार्ट रेट क्या है, कम हो गई है। तो जो दो आर इंटरवल होते हैं, इस वेव का ये आर और अगली का जो आर है, उनके बीच का जो इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हार्ट रेट क्या है, कम है तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर पी आर इंटरवल क्या होगी, सॉरी पी आर इंटरवल नहीं, आर आर इंटरवल जो है वो अपन को इंक्रीज होती हुई दिखाई देगी या फिर बढ़ी हुई दिखाई देगी, किसमें, साइनस ब्रेडिकार्डिया में। ये नॉर्मल ईसीजी होगी, ईसीजी में बस आर आर इंटरवल क्या हो जाएंगे, प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है, इसे अपन कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, एक है वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसको भी यही समझ लेते हैं। अब दूसरी टर्म है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब नाम से अपन क्या पता लगा सकते हैं, देखिए प्रीमेच्योर मींस टाइम से पहले, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मतलब वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है जब होना चाहिए उससे पहले हो जाता है, उसे अपन ये कहते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन ईसीजी में कौन शो करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, कौन शो करता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे प्रीमेच्योर है, मींस यहाँ पे क्या होगा कि अपन को एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा ईसीजी में। क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए एग्जांपल में जैसे ये नॉर्मल ईसीजी है, ठीक है, छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये टी वेव से छोटी होती है, ठीक है, पीआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब एक्स्ट्रा मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट हार्ट बीट आएगी वहां पर अपन को क्या देखने को मिलेगी, एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। तो एक्स्ट्रा कैसे देखने को मिलेगी, ये अपन को कुछ इस प्रकार एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, ठीक है, मींस
सेकंड नंबर की जो हार्ट बीट प्रीसीडिंग जो रिदम है उसमें अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। अगर सेकंड हार्ट रेट एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है, सेकंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा देखने को मिलता है, इसे अपन क्या कहते हैं, बाइजेमिनल। ठीक है, बाइजेमिनल कहते हैं इसे। अब इसी तरह ट्राइजेमिनल होती है, मींस एवरी थर्ड जो है वो एवरी थर्ड बीट में अपन को क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, उसे अपन क्या कहेंगे, ट्राइजेमिनल। ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल का मतलब क्या है, एवरी थर्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एवरी थर्ड क्यूआरएस, एवरी थर्ड जो रिदम होगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी क्यूआरएस, तो तीसरे नंबर पे अपने क्या मिलेगी, हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या मिलेगी, एक्स्ट्रा मिलेगी। इसी तरह होती है क्वाड्रिजेमिनल। क्वाड्रिजेमिनल, उस क्वाड्रिजेमिनल का मतलब क्या होगा कि अपन को एवरी फोर्थ जो वेव होगी उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। इसे अपन क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी प्रकार होता है प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ऐसे नोड जनरेट करता है इंपल्स और दोनों एट्रिया के अंदर पहुंचता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत ही पहले देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन को पता है कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहाँ इस कंडीशन में अपन को क्या देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा पी वेव देखने को मिलेगी। अब एक्स्ट्रा पी वेव उसी कंडीशन में देखने को मिलेगी जैसे अपन को वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में बाइजेमिनल, ट्राइजेमिनल और क्वाड्रिजेमिनल देखने को मिला है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये पी वेव हो गई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव। अब क्या होगा कि जो अगली होगी उसके अंदर क्या होगा, एवरी सेकंड होगी, तो यहाँ पे पी वेव क्या होगी, एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। ये हो गया क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये हो गया टी वेव। मतलब एवरी सेकंड जो होगी, एवरी सेकंड वेव के अंदर जो पी वेव होगी वो क्या होगी, एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। इसे अपन क्या कहेंगे, बाइजेमिनल। अब थर्ड में दिखेगी तो अपन क्या कहेंगे, ट्राइजेमिनल। एवरी फोर्थ में दिखेगी इसे अपन कहेंगे क्वाड्रिजेमिनल। ये क्या कहलाता है, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये टर्म अपनी क्लियर हो गई। और इसी चीज में अपन कैसे पहचानेंगे इसके बारे में अपन ने बात कर ली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट ऑप्शन है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखिए, अब ये दोनों ही कंडीशन किसमें आती है, ये कंडीशन आती है वेंट्रिकुलर एरिथमिया में। वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब वेंट्रिकुलर एरिथमिया में दो कंडीशन आती है, एक तो होता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। ठीक है, दोनों ही कंडीशन आती है। कल अपन ने डिफाइब्रिलेटर पढ़ा जहां अपन ने देखा कि उसकी इंडिकेशन क्या है, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अब समझते हैं वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और फाइब्रिलेशन क्या क्या होता है। तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है, जनरली जो कंडक्शन होता है आपको पता है कि ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है, फिर एबी नोड के पास पहुंचता है, बंडल ऑफ फिश, फिर लेफ्ट बंडल बाज, राइट बंडल बाज और पुरकिंची फाइबर्स। अब बाय चांस क्या होता है, कभी कभार ये जो वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर होता है, ठीक है, ये तो इंपल्स जनरेट करता नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, एक्टोपिक फोकाई का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक्टोपिक फोकाई। एक्टोपिक फोकाई का मतलब है कि ऐसे नोड के अलावा अगर कोई इंपल्स जनरेट कर रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, उससे अपन क्या कहते हैं, एक्टोपिक फोकाई। और ये अपन इसकी वजह से जो है एट्रियम अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है। ऐसे नोड तो करता है, इसके अलावा और इंपल्स जनरेट होती है और इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, फास्ट होने लग जाता है। ठीक है, वो होता है एक्टोपिक फोकाई। तो यहाँ पे जब दोनों कंडीशन है, यहाँ पे भी अपन को ये कंडीशन देखने को मिल सकती है जिससे हार्ट रेट क्या हो जाएगी, नॉर्मल से ज्यादा चली जाएगी। तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो हार्ट बीट है वो अपन को क्या देखने को मिलेगी, या फिर कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या देखने को मिलेंगे, इररेगुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, या फिर फास्ट या रैपिड जो है वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। रेंज में बात करूँ तो यहाँ पे 140 से 250 बीट्स पर मिनट मेरे को देखने को मिलते हैं। और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में भी अगर कंडीशन होती है तो वहाँ पे 300 से ज्यादा से लेकर 600 बीट्स पर मिनट जो है कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे, या फिर अपन कह सकते हैं बीट्स पर मिनट, मतलब हार्ट रेट जो अपन को इतनी देखने को मिलेगी। तो पहला जो डिफरेंस होता है दोनों में वो ये होता है। फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को अगर अपन ट्रीट नहीं करते हैं, इफ अनट्रीटेड, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। फाइब्रिलेशन मींस फाइब्रोसिस का फॉर्मेशन हो जाता है, मींस एक से ज्यादा सेंटर हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन के, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट फास्ट हो जाती है, उसे अपन कहते हैं वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की अगर हम बात करें तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया जो है
किन में देखने को मिलेगा? उन पर्सन में देखने को मिलेगा जो जिसमें पहले हार्ट अटैक हुआ होगा, मीन्स जिसके अंदर प्रायर हार्ट अटैक की कंडीशन अपन ने देखने को मिली है। मीन्स पहले जहाँ पे हार्ट अटैक की कंडीशन है या फिर कुछ मेडिकेशन यूज होती हैं, उनकी वजह से भी क्या होता है, हार्ट रेट अचानक से बढ़ जाती है। मेडिकेशन के अलावा कुछ ड्रग्स जैसे कि कोकेन होता है, कोकेन और मेथएम्फेटामाइन, ये कुछ कंडीशन होती है, ये ड्रग्स होती हैं जो क्या करती है, अचानक से वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कॉज कर सकती है। अगर किसी को पहले हार्ट अटैक आ रखा है, कुछ मेडिकेशंस है, कोकेन और मेथएम्फेटामाइन, ये सारी कंडीशन होती है जहाँ पे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिलता है। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो सबसे पहले अपन वेंटिकुलर टैकीकार्डिया को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर अपन बात करेंगे वेंटिकुलर फाइब्रिलेशन की। तो वेंटिकुलर टैकीकार्डिया में अपन ने अभी तक इतना दे दिया है कि इसकी हार्ट बीट की जो रेंज है वो कितनी होती है, 140 से 250 बीट्स पर मिनट होती है। और इसके जो कोज होते हैं वो क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, प्रायर हार्ट अटैक है, मेडिकेशन है, कोकेन और मेथएम्फेटामाइन जैसी ड्रग्स हैं। इसके अलावा अगर इसके साइन सिम्टम्स की अगर बात करूं कि पर्सन कौन से सिम्टम्स जो है वो शो करेगा, तो देखिए जब हार्ट रेट इतनी फास्ट होगी तो पर्सन को क्या होगा, पाल्पिटेशन महसूस होगा, पाल्पिटेशन होगा, मींस क्या होगा, पाल्पिटेशन होगा। इसके अलावा पर्सन जो है उसके चेस्ट में क्या हो सकता है, डिस्कम्फर्ट या फिर चेस्ट पेन भी हो सकता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या कंडीशन हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है। इसके अलावा जो पर्सन है उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, मींस क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा डिजीनेस जो है, ऐसी कंडीशन जो है, सिम्टम्स जो है उसको देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे वेंटिकुलर टैकीकार्डिया कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक होता है। अगर कुछ सेकंड तक हो रहा है तो कुछ अपन को ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और ये सिम्टम्स जो है वर्ड्स कब बन जाते हैं, जब क्या होता है, पर्सन का कॉन्शियसनेस का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पर्सन जो है वो अब अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो चुका है। और अगर अभी अपन को कोई हेल्प नहीं मिलती है पर्सन को, तो उसको जो है कार्डियक अरेस्ट आकर उसकी डेथ भी देखने को मिल सकती है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ये तो क्या थे, कुछ सिम्टम्स की बात करी। अब यहाँ पे भी क्या है, दो टाइप के क्लाइंट अपन को मिलते हैं। एक क्लाइंट होता है जो कि स्टेबल है, ठीक है, जिसके अंदर पल्स है और कार्डियक आउटपुट क्या है, डिक्रीज। अब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है, सिंपल सी बात है कि बहुत ज्यादा फास्ट क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है वेंट्रिकल्स। तो कॉन्ट्रैक्शन फास्ट करेगा तो एक तो फीलिंग भी कम हो रही है और इंजेक्शन भी कम होगा, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब दो तरह के क्लाइंट मिलेंगे, एक क्लाइंट होता है स्टेबल, स्टेबल बीटी वाला पेशेंट, और एक होता है अनस्टेबल। ठीक है, अब स्टेबल वाले और अनस्टेबल में एक डिफरेंस क्या होता है कि जो स्टेबल क्लाइंट होता है वहां पे अपन को पल्स तो फील होती है, ठीक है, पल्स अपन को फील हो रही है, बट जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रखा है उसके कोई साइन सिम्टम्स अपन को देखने को नहीं मिलेंगे। इसी के अलावा जो अनस्टेबल वाला पर्सन है, यहाँ पे अपन को पल्स फील होगी। इसके अलावा पर्सन के जो साइन सिम्टम्स है, जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हुआ है उसके सिम्टम्स भी क्या होंगे, शो होंगे। अब जैसे कि स्टेबल क्लाइंट है तो उसमें अपना जो इंटरवेंशन क्या होना चाहिए, ठीक है, अब स्टेबल है तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक तो ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करेंगे, दूसरा जो एंटी डिसरिथमिक ड्रग है या एंटी एरिथमिक ड्रग है वो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, एंटी डिसरिथमिक ड्रग। ठीक है, ये तो इंटरवेंशन क्या है, स्टेबल क्लाइंट। स्टेबल क्या है कि पल्स फील हो रही है, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज है पर कोई साइन सिम्टम अपन को मिल नहीं रहे, तो वहां पे ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। तो क्योंकि अपन ने पढ़ा अभी कि सिम्टम में क्या होता है, एक तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, दूसरा अपन को डिसरिथमिया को करेक्ट करना है तो अपन क्या देंगे, एंटी डिसरिथमिक ड्रग देंगे। अब अनस्टेबल क्लाइंट है, अनस्टेबल क्लाइंट में एक काम तो अपन को ऑक्सीजन तो एडमिनिस्टर करना है, इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन, सिंक्रोनाइज्ड कार्डियोवर्जन। जो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी डिटेल में बात करी थी कि कार्डियोवर्जन में अपन क्या करते हैं, कार्डियोवर्जन में क्या होता है, डिफाइब्रिलेटर जैसा ही सिस्टम होता है, बट यहाँ पे जो अपन शॉक अप्लाई करते हैं उसकी जो लेवल है, मींस जो पावर है या जूल के अंदर जो एनर्जी है वो डिफाइब्रिलेटर कंपैरिजन में कम होता है। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि जब ईसीजी के अंदर अपन को PQRS आर वेव जब देखने को मिलती है, आर वेव, तब अपन ये करते हैं उसके अंदर शॉक, काउंटर शॉक जो है अप्लाई करते हैं। और टी वेव में अगर अपन कर देते हैं तो उस पर्सन में जो है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन हो सकता है, इसलिए अपन क्या करते हैं, आर वेव जो होती है उसी के अंदर शॉक जो है अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो अपना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा, क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस वो क्या होगा, सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन जो है अपना ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होगा। इसके अलावा पर्सन जो है उसके अंदर अपन
कफ सीपीआर जो है वो भी प्रमोट कर सकते हैं। अब कफ सीपीआर क्या है, देखिए कफ सीपीआर के अंदर क्या होता है, पर्सन को पहले तो डीप इनहेलेशन के लिए या डीप ब्रीथिंग के लिए कहा जाता है और डीपली जो है कफ को बाहर निकालने के लिए कहा जाता है। इससे क्या होगा कि जो हार्ट है उसको प्रेशर पड़ता है और रिदम क्या होती है, एब्नॉर्मल से नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, कफ सीपीआर कहा जाता है। उसको अपन हर 1 से 3 सेकंड के अंदर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मींस जैसे पहले डीप ब्रीथ करेगा, फिर कफ करेगा, फिर नॉर्मल रहेगा, फिर डीप ब्रीथ करेगा और क्या करेगा, कफिंग करेगा। जिससे क्या होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, कफ सीपीआर, जिससे एब्नॉर्मल रिदम को नॉर्मल में कन्वर्ट किया जाता है। ये अपन ने बात करी स्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और अनस्टेबल वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के सिम्टम्स और उसका क्या इंटरवेंशन होगा। अब देखिए कल जब हमने डिफाइब्रिलेटर पढ़ा तो क्या देखा था कि उसके इंडिकेशन में 2 देखे थे, डिफाइब्रिलेटर। अब डिफाइब्रिलेटर के इंडिकेशन में क्या देखा था, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। मींस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में पहले अपन ने देखा कि दोनों में पल्स तो थी, अब पल्स ही एब्सेंट है, बिल्कुल पल्स जो है पर्सन में अपन को फील नहीं हो रही। तो उस केस में अपन क्या करते हैं, डिफाइब्रिलेटर को यूज करते हैं। अब मान लीजिए कि डिफाइब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है तो वहां पे अपन क्या करते हैं, ऐसे अपन डिफाइब्रिलेटर जैसे अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो अपन सीपीआर भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रोसीजर और होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, ठीक है, तो वहां पर अपन क्या यूज करते हैं, प्रीकॉर्डियल थंब। प्रीकॉर्डियल थंब जो होता है वो जनरली कब किया जाएगा, जब पर्सन जो है हॉस्पिटलाइज है, कार्डियक मॉनिटरिंग में अपन उसकी जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तब अपन जो है प्रीकॉर्डियल थंब कर रहे हैं, जब अपने पास डिफाइब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो इसका इंडिकेशन क्या है, जब डिफाइब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है, पर्सन की जो है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग हो रही कार्डियक, तब अपन जो है ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं कि जो अपना अल्लाह, इसमें अपन क्या करते हैं, फिस्ट फॉर्म करते हैं और जो अपना अल्ना बोन है या फिर जो अल्नार साइड है वहां से क्या करते हैं, जो स्टर्नम है उसके मिडल बिल्कुल बीचों बीच अपन क्या करते हैं, इससे प्रीकॉर्डियल थंब, इससे जो है अपन मुक्का बना के यहाँ पे मारते हैं, इसे कहा जाता है प्रीकॉर्डियल थंब। और इससे अपन क्या करेंगे, इससे क्या होगा, जब तक डिफाइब्रिलेटर अवेलेबल नहीं होता ये 2 से 3 जूल जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे क्या होता है, एब्नॉर्मल रिदम और रिदम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, जब तक डिफाइब्रिलेटर अवेलेबल नहीं है। प्रीकॉर्डियल थंब की इमेज है स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, ठीक है। इसी के साथ ये तो हुआ अपना क्या, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया कंप्लीट। अब ईसीजी की अगर बात करें, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ईसीजी में क्या होगा कि पी वेव जो कुछ इस प्रकार का दिखने को मिलेगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है ईसीजी वेव में अपन को ऐसी देखने को मिलेगी। क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, कोई पी वेव देखने को नहीं मिल रही है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड है, तो यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिल रहा है, द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग व्हिच डिसरिथमिया, ठीक है, इवन चोक। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा इसका, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या चला जाएगा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अब देखिए वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन को भी यहीं खत्म कर लेते हैं, ये ईसीजी वेव से जो अपन को इस प्रकार दिखेगी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अब बात करते हैं वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन की। फास्ट देखिए वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। अब वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में क्या है, जैसे हार्ट रेट यहाँ पर तो क्या थी, 150 तक पहुंची थी, यहाँ हार्ट बीट 300 से लेकर 600 बीट्स पर मिनट तक जा सकती है। इतनी फास्ट हार्ट बीट होगी तो सिंपल सी बात है कि जो पर्सन सफर कर रहा है वहां पे कंडीशन क्या होगी कि अपन को कार्डिक आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। मींस कोई कार्डिक आउटपुट वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। पर्सन की जब पल्स फील करेंगे तो पल्स जो होगी वो क्या होगी, अपन को ऑडिबल नहीं होगी, मतलब सुनाई नहीं देगी। इसके अलावा पल्स ऑडिबल ना होने के अलावा पर्सन जो है उसके अंदर रेस्पिरेशन जो है नहीं दिखेगा अपन को। इसके अलावा पल्स नहीं दिख रही है, हार्ट बीट जो है वो भी क्या होगी, सुनाई नहीं देगी। तो ये कुछ सिम्टम्स है। इसके अलावा पर्सन जो होता है वो कैसा हो जाता है, अनकॉन्शियस। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी देखने को नहीं मिलेगा, मींस कार्डियक आउटपुट क्या है, एब्सेंट। इस कंडीशन को कहा जाता है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। और ये क्यों होता है, अभी अपन ने देखा था वही सेम कंडीशन यहाँ होती है कि ये जो लोअर चेंबर्स है, खासकर वेंट्रिकल्स है, ये एबनॉर्मल क्या होता है, अनकोऑर्डिनेट मैनर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट रेट अपन को इस रेंज में देखने को मिलती है। इसका एक ही इलाज है, क्योंकि अगर अपन ने इस कंडीशन को 1 या 3 मिनट तक भी डिले किया तो फाइनली क्या होता है, पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है, मींस हार्ट जो है बिल्कुल फंक्शन करना
बंद करता है और पर्सन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसके इंटरवेंशन में अपन क्या देख सकते हैं, अपन को यहाँ पे डिफाइब्रिलेटर की ही जरूरत होती है, जो अपन ने कल इंडिकेशन में देख लिया था। डिफाइब्रिलेटर जो है इसमें यूज किया जाता है। अब डिफाइब्रिलेटर में अपन को पता है मोनोफेसिक होता है, बाइफेसिक होता है, ठीक है। कैसा होता है, मोनोफेसिक और बाइफेसिक। बाइफेसिक में अपन 2 पेड यूज करते हैं। जनरली 120 से लेकर 200 जूल जो है एनर्जी अप्लाई की जाती है, और यहाँ पे 360 जूल जो है वो अप्लाई की जाती है, ठीक है। डिफाइब्रिलेटर अपन ने अप्लाई किया, जैसे अपन ने मोनोफेसिक यूज कर रहे हैं, 360 जूल जो है अपन ने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करते हुए ध्यान क्या रखना है कि बेड से कोई टच नहीं करता हुआ प्रेजेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर चल रही है उसको अपन को बंद करना चाहिए, क्योंकि आग लगने का चांस हो सकता है। अब पर्सन को 360 जूल अपन ने दे दी, उसकी इमीडिएटली बाद अपन क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। सीपीआर दे दिया। सीपीआर अपन को पता है कैसे देना है, पर मिनट जो है 100 से 120 कंप्रेशन अपन को देने हैं। 5 साइकिल 2 मिनट के लिए देना है। 5 साइकिल जो है अपन को कंप्लीट वहां पे करना है। फिर अपन चेक करेंगे ईसीजी रिदम में अगर कोई चेंज नहीं आया है तो वापस क्या करेंगे, इसी एनर्जी के साथ या इसी 360 जूल के साथ अपन क्या करेंगे, वापस शॉक अप्लाई करेंगे, फिर वापस सीपीआर देंगे, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा। अब मान लीजिए कि डिफाइब्रिलेटर जो है अपन ने 3 या 3 से ज्यादा बार यूज कर लिया है, ठीक है, फिर भी क्या है, कंडीशन क्या है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन। तो अपन क्या कहते हैं, एक तो पहले रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है। अपन ने 3 या 3 से ज्यादा बार डिफाइब्रिलेटर के साथ में सीपीआर परफॉर्म कर दिया, बट कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, कंडीशन वैसे की वैसी बनी हुई है, तब अपनी जो मेडिकेशन ऑफ चॉइस होती है, तब वो कौन सी मेडिकेशन ऑफ चॉइस होती है, अम्यूडारोन। क्या तब अपनी मेडिकेशन चॉइस क्या होती है, अम्यूडारोन। इसको अपन जो है पर्सन को देते हैं ताकि उसकी डिसरिथमिया जो है वो कंट्रोल में आ जाए। अम्यूडारोन क्या होती है, मेडिकेशन ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस है रिफ्रैक्टरी वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में। तो इसी के साथ ये खत्म हो गया। अब इसकी ईसीजी की अगर मैं बात करूं तो ईसीजी में बहुत फास्ट आ रही है, तो यहाँ पे भी अपन को फास्ट देखने को मिलेगी, ये कुछ इस तरह देखने को मिलेगी। बाकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी इमेज ईसीजी की वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन की, ठीक है। तो अपन ने ये क्या कंप्लीट कर रहा है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया कंप्लीट कर दिया है। इसके अलावा प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट कर लिया। ईसीजी में क्या चेंज आता है, क्यों होता है, अपन ने देख लिया। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि ए क्लाइंट हैज फ्रीक्वेंट बर्स्ट ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ऑन द कार्डियक मॉनिटर, मतलब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया देखने को मिल रहा है। इनमें से कौन सा जो है नर्स मोस्ट कंसर्न अबाउट दिस अरिथमिया, मतलब कौन सा जो है मोस्ट कंसर्न है इनमें से। इट कैन डेवलप इनटू वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन एट एनी टाइम। एक तो ये ऑप्शन में है, बी है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि अपन इसको नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट कर दें। तीसरा है ये अनकंफर्टेबल है क्लाइंट का कि वो सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम जो है उसको देगा। और इट प्रोड्यूसेस ए हाई कार्डिक आउटपुट दैट क्विकली लीड्स टू सेरेब्रल एंड मायोकार्डियल इस्केमिया। देखिए वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में अपन ने देखा था कार्डिक आउटपुट डिक्रीज होता है, तो फोर्थ ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर है इट इज अनकंफर्टेबल फॉर द क्लाइंट गिविंग ए सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम, मतलब ये इनकंफर्टेबल है क्लाइंट की वो उसको जो है सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम दे। देखिए इम्पेंडिंग डूम का मतलब क्या होता है, इम्पेंडिंग डूम का मतलब होता है कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो पर्सन को लगता है कि उसकी जो है जान भी जा सकती है, जैसे कि पॉइजन अगर उसने जो है वो इंजेस्ट कर लिया या पॉइजन गैस इनहेल कर ली है, या फिर उसने जो है हार्ट अटैक आ रहा हो, या फिर ऐसी कुछ कंडीशन होती है, इन्हें अपन क्या कहते हैं। और उस वक्त जब उसको लगता है कि उसकी जो है डेथ भी हो सकती है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, इम्पेंडिंग डूम। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी जो है ऐसी होती है। बट यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा है, नर्स बी मोस्ट कंसर्न अबाउट दिस डिसरिथमिया, तो मोस्ट कंसर्न में ये नहीं आएगा। फिर है इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट टू ए नॉर्मल रिदम। हाँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बोल रहा है, मतलब कि नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। या फिर फर्स्ट ऑप्शन देखिए इट कैन डेवलप इनटू वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन एट एनी टाइम। तो देखिए अगर उसको मॉनिटरिंग में दिख रही है और नर्स अगर कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो है बहुत ही फास्ट है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप उसको ट्रीट नहीं करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कि ये जो है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में किसी भी टाइम पे कन्वर्ट हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ए क्लाइंट हैज डेवलप्ड एट्रियल फाइब्रिलेशन विद ए वेंट्रिकुलर रेट ऑफ 150 बीट्स पर मिनट, मतलब वेंट्रिकल की जो रेट है वो तो कितनी है, 150 बीट्स पर मिनट है, और डेवलप क्या है, एट्रियल फाइब्रिलेशन। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर व्हिच एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स। तो फ्लैट नेक मेंस, नोजिया, वोमिटिंग, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, हाइपरटेंशन एंड हेडेक। देखिए क्लाइंट को एट्रियल फाइब्रिलेशन तो है, ठीक है, बट वेंट्रिकुलर की जो रेट है वो 150 बीट्स पर मिनट है, मींस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंडीशन है। तो अभी देखा कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, गिर जाता है। इसके अलावा साथ साथ में क्या होता है, डिजीनेस भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा।
अब हम बात करते हैं इसके अंदर एट्रियल फाइब्रिलेशन की, ठीक है, कि इसके पहले अपन जो है 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि अपन ने अभी पढ़ा है प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। तो क्लाइंट जो है उसमें फ्रीक्वेंट प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, तो नर्स शुड प्लेस द प्रायोरिटी ऑन असेसमेंट ऑफ विच आइटम, ब्लड में से कौन सा जो है प्रायोरिटी होगा। सेंसेशन ऑफ पाल्पिटेशन, causative factors such as caffeine, blood pressure and oxygen saturation, precipitating factor such as infection। तो अपन को बताना है कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, जिसमें अपन को पता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, बार बार रिपीटेड है, ठीक है। तो इनमें से बताना है कि प्रायोरिटी किस आइटम को दी जाएगी, पाल्पिटेशन को सेंस करना या फिर पॉजिटिव फैक्टर्स जैसे कि कैफीन है, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, ठीक है। तो प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जनरली हाइपोक्सिमिया की कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक है। मींस जो ब्लड सप्लाई है या ब्लड जो के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तो उसकी से देखने को मिलता है। तो जो नर्स का प्रायोरिटी होगा वो क्या होगा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करे पल्स ऑक्सीमेट्री से, और दूसरा क्या करे, ब्लड प्रेशर को भी चेक करे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं एट्रियल फाइब्रिलेशन, फ्लटर वगैरह, इन सबको देखिए। अब अपन क्लासिफिकेशन में अपन ने वेंट्रिकुलर अरिथमिया देख लिया, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, फाइब्रिलेशन देख लिया, फिर अपन ने देख लिया प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। अब अपन देख रहे हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर अरिथमिया, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया की अगर मैं बात करूं तो सुप्रा मींस क्या होता है, अबव, मींस अबव द वेंट्रिकल से क्या होंगे, अरिथमिया होंगे। मींस अबव द वेंट्रिकल मींस एट्रिया से रिलेटेड क्या होंगे, एरिथमिया होंगे। क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें क्या आते हैं, 4 टाइप आते हैं। पहला टाइप कौन सा होगा, एट्रियल फ्लटर, ठीक है। इसके बाद में आता है एट्रियल फाइब्रिलेशन, तीसरा आता है WPWS, वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम, फिर लास्ट आता है एवी नोड ब्लॉक, ठीक है, एवी नोड ब्लॉक। अब एवी नोड ब्लॉक जो होता है वो फर्दर क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, इनकम्प्लीट ब्लॉक होता है, मतलब पूरी तरह से क्या है, ब्लॉक नहीं हुआ है। दूसरा होता है कंप्लीट ब्लॉक, कंप्लीट ब्लॉक। अब इनकम्प्लीट में क्या आते हैं, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक और सेकंड डिग्री ब्लॉक, ठीक है। कंप्लीट में क्या आता है, 3rd डिग्री ब्लॉक। ये 1 बाय 1 जो है अपन स्टडी करेंगे। बात करेंगे सबसे पहले एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फाइब्रिलेशन की। देखिए एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। अब एट्रियल फ्लटर में जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक्टोपिक फोकाई का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एट्रियम है, यहाँ पे क्या होगा, एक्टोपिक फोकाई का फॉर्मेशन होगा, जो क्या करेगा कि यहाँ पे जो ऐसे नोड के अलावा भी क्या करेगा, इंपल्स का प्रोडक्शन करेगा, जिसकी वजह से एट्रियम नॉर्मल कंडीशन से भी ज्यादा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और उसकी रेट जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 250 से 300 के आसपास, ठीक है। ये रेट इसके अंदर जो है एट्रियल फ्लटर में अपन को देखने को मिलेगी। अब 250 से 350 पर मिनट अपन को देखने को मिल रही है। अब एट्रियल फ्लटर हो रहा है तो इसका कोई कारण तो होना चाहिए। तो इसका जो कारण होता है जनरली हार्ट डिजीज होती है। मीन जैसे किसी पर्सन को हाइपरटेंशन की कंडीशन है या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस है, उनके अंदर अपन को जो है मोबाइली एट्रियल फ्लटर की कंडीशन देखने को मिलती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक्टोपिक जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है एट्रियल एक्टोपाई का, जहां पे क्या होगा, एब्नॉर्मल इंपल्स जनरेट होगी और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है एब्नॉर्मल होने लग जाएगा 250 से 350 बीट्स पर मिनट के आसपास, ठीक है। इसके अलावा कोज में हाइपरटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस है। अब इस कंडीशन को अगर अपन ट्रीट नहीं करते हैं तो ये आगे जाके एट्रियल फाइब्रिलेशन और हार्ट फेलियर के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसे अपन कहते हैं एट्रियल फ्लटर, और ईसीजी में ये कैसे देखने को मिलेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर बात करते हैं एट्रियल फाइब्रिलेशन की। देखिए एट्रियल फाइब्रिलेशन, एट्रियल फाइब्रिलेशन। अब एट्रियल फाइब्रिलेशन में क्या होता है, वही फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, एक से ज्यादा सेंटर हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्शन के, जिसकी वजह से क्या होगा, एट्रियल और फास्ट कॉन्टैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो रेट होगी, जैसे पहले 250 से 350 थी, अब ये 350 से 600 के आसपास पहुंच जाएगी बीट्स पर मिनट,
ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे, एट्रियल फाइब्रिलेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, जब एट्रियम बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांस होते हैं। थ्रोम्बस फॉर्मेशन में जो ब्लड क्लॉट होते हैं उनके फॉर्मेशन के चांस क्या हो जाते हैं, एट्रियल फाइब्रिलेशन में बढ़ने लग जाते हैं। तो जब अपन इसकी इंटरवेंशन की बात करेंगे, ट्रीटमेंट की बात करेंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि एट्रियल फाइब्रिलेशन अगर होता है तो पी वेव कैसे देखने को मिलेगी, फाइब्रिलेट। पी वेव का क्या हो जाएगा, फाइब्रिल, मतलब जो फाइब्रिलेशन होता है ना वैसे देखने को मिलेगी। मींस कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। फिर नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी, फिर ये फाइब्रिलेट होगी, और फिर ये जो है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये टीवीएम होगा। मींस कुछ इस प्रकार की टीवीएम जो है एट्रियल फाइब्रिलेशन में नजर आएगी। ठीक है, ये तो बात थी ईसीजी की बात हो गई। इसके अंदर रिस्क क्या होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है। रेट कितनी होती है, 350 से 600 होता है। क्यों होता है वो अपन ने देख लिया। फाइब्रिलिसिस मतलब फाइब्रोसिस, एक से ज्यादा सेंटर हो जाते हैं जो वेव के प्रोटेक्शन की, जिसकी वजह से क्या होता है, एट्रियम बहुत फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब मैं देख लेता हूँ फटाफट इसके इंटरवेंशन की बात। देखिए जो इसमें है, इसी बेसिस पे क्या होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, और इसी चीज देखनी है क्या हो रहा है वो अपन को जैसे धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिर इंटरवेंशन की अगर बात करेंगे तो अपन को क्या करना है, ऑक्सीजन तो एडमिनिस्टर करनी है। इसके अलावा पर्सन जो है उसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी देनी है, एंटीकोगुलेंट। अब एंटीकोगुलेंट थेरेपी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ब्लड क्लॉट का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होगा, अब उस ब्लड क्लॉट से एक टुकड़ा निकल के छोटी एम्बोलाई का फॉर्मेशन होगा, और वो एम्बोलाई जाके जो है किसी भी जैसे पल्मोनरी आर्टरी उसको ब्लॉक कर सकता है। तो वहां पे क्या होगा, चेस्ट पेन जो अपन को सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटीकोगुलेंट थेरेपी दी जाएगी। इसके अलावा अपन और क्या कर सकते हैं, कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हर जगह अपन देखने को मिल रहा है। तो कार्डियोवर्जन का अपन लास्ट क्लास में भी स्टडी किया था। अभी भी क्या है कि कार्डियोवर्जन जो है अपन यूज करते हैं किस केस में, एट्रियल फाइब्रिलेशन के केस के अंदर। तो इसको अपन जो है, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ उसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आप जो है इसको जो है मेमोराइज भी करें, पहले समझें, और उसके बाद 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको जो है पूरी तरह से याद हो जाएंगे। फिर बात करते हैं, एट्रियल फाइब्रिलेशन हो गया, फिर है एसए नोड ब्लॉक या फिर एबी नोड ब्लॉक। ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसपे आते रहते हैं क्वेश्चन, एसए नोड ब्लॉक। अब देखिए क्या होता है कि एसए नोड इंपल्स ट्रांसमिट करेगा तो ये कहाँ जाएगा, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, और ये राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। इसके इंपल्स की वजह से दोनों कांटेक्ट होंगे, और फिर ये जाएगा एबी नोड के पास। एबी नोड के पास जाएगा बंडल ऑफ इसके पास, फिर यहाँ से राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और उसके बाद में जो है वेंट्रिकल्स जो होता है वहाँ पे पुरकिंजी फाइबर्स का नेटवर्क उसको सप्लाई कर देगा। यही नॉर्मल होता है। अब मान लीजिए कि ऐसे नोड जो है वो तो इंपल्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, इंपल्स प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या हो रहा है, वो ऐसे एबी नोड तक क्या हो रहा है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसे अपन क्या कहेंगे, ऐसे नोड ब्लॉकेज। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब ऐसे नोड पेसमेकर की तरह काम नहीं करेगा तो उसके बाद वो चांस इसको मिलेगा एबी नोड को। अब मुझे पता है कि ऐसे नोड 60 से 100 बीट्स पर मिनट प्रोड्यूस करने का काम करता है। ठीक है, बीट्स पर मिनट मतलब एक मिनट के अंदर 60 से 100 के आसपास बीट्स जो है प्रोड्यूस हो जाती है, इंपल्स जो है जनरेट हो जाती है। अब क्या होगा, जब ऐसे नोड काम नहीं कर रहा तो ये कार्य कौन संभालेगा, एबी नोड, और वहां पे जो है पल्स कितनी जनरेट हो जाएगी या बीट्स कितनी लेगा, ये 40 से 60 बीट्स पर मिनट के आसपास। अब मान लीजिए ये भी खराब हो गया तो राइट, ये जो बंडल ऑफ हिस है, राइट बंडल ब्रांच है, पुरकिंजी फाइबर है, ये 20 से 25 बीट्स पर मिनट जो है प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। मींस जब ऐसे नोड खराब हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा तो एबी नोड फंक्शनल होगा, एबी नोड काम नहीं करेगा तो बंडल ऑफ हिस नहीं तो ये बंडल ब्रांच ये नहीं करेगी तो पुरकिंजी फाइबर्स। ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे नोड ब्लॉकेज, तो ऐसे नोड ने इंपल्स प्रोड्यूस करी पर वो एबी नोड तक नहीं पहुंच पा रही, ये कहलाता है ऐसे नोड ब्लॉकेज। फिर मैं बात करूंगा एबी नोड ब्लॉकेज। यहाँ पे अलग अलग टाइप है। देखिए पहला टाइप है प्राइम, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। इनकम्प्लीट के अंदर दो चीजें आती है, ठीक है, कि यहाँ से जा तो रही है इंपल्स पर वो बहुत ही धीरे धीरे जा रही है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कुछ यहीं पे रुक रही है, ठीक है, कुछ यहीं पे रुक रही है और कुछ जो है ट्रांसफर हो रही है। तीसरा क्या है, कंप्लीट ब्लॉकेज है। ये तीन टाइप जो है अपन एबी नोड ब्लॉक में अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो वन बाय वन अपन बात करते हैं एबी नोड ब्लॉक के अंदर। देखिए एबी नोड ब्लॉक, अब एबी नोड ब्लॉक है, इसमें पहला आता है फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को समझिए। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है कि ऐसे नोड तो हो चुका है, ठीक है, ऐसे नोड तो बर्बाद हो चुका है, ये बंद हो गया तो एबी नोड काम कर रहा है।
अब एवी नोड क्या कर रहा है कि इंपल्स जो लेके जाएगा बंडल ऑफ फेस तक, उसमें क्या कर रहा है, इंपल्स को डिले कर रहा है, मींस धीरे धीरे क्या कर रहा है, भेज रहा है। डिले इंपल्स करेगा तो क्या होगी, हार्ट रेट क्या होगी, गिर जाएगी। और ये अपन को इसमें देखने को मिलता है जो एथलीट होते हैं और जो यंग इंडिविजुअल होते हैं, उनमें अपन को ये देखने को मिलेगी। अब देखिए शुरू में जो अपन ने पढ़ा था वो यहाँ काम आएगा कि ये थी पी वेव, ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये है टी वेव, ठीक है। पी आर इंटरवेल क्या पढ़ा था कि जहां से पी वेव की स्टार्टिंग होती है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग होती है, वो जो इंटरवेल होता है उसे कहा जाता है पी आर इंटरवेल। और अपन ने वहां ये भी देखा था कि पी आर इंटरवेल बताता है कि ऐसे नोड से जब एवी नोड की तरफ इंपल्स गुजरती है या फिर एवी नोड से इंपल्स गुजर के जब बंडल ऑफ फिश तक जाती है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसे अपन ये कहते हैं पी आर इंटरवेल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इंपल्स डिले हो गई है, इंपल्स डिले हो गई है तो पी आर इंटरवेल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे पी आर इंटरवेल जो है अपन को इंक्रीज होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो पी आर इंटरवल इंक्रीज होता है, कितना दिखेगा, नॉर्मल कितना होता है 0.20 सेकंड के अंदर क्या हो जाता है, पी आर इंटरवल आ जाता है। 0.20 सेकंड मतलब एक छोटा बॉक्स कितना होता है 0.04 सेकंड का, मतलब 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में देखने को मिलता है जनरली। बट यहाँ पे क्या है 1 डिग्री हार्ड ब्लॉक है, तो यहाँ पे कितने बॉक्स में दिखेगा, 5 से ज्यादा स्मॉल स्क्वायर बॉक्स में अपन को क्या देखने को मिलेगा, पी आर इंटरवल देखने को मिलेगा। इसे अपन क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक, ठीक है। क्या कहते हैं, फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक। फिर बात करते हैं इसके सेकेंड डिग्री हार्ड ब्लॉक की। फिर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें अपन बात कर रहे हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। अब ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक फर्दर जो है 2 टाइप का होता है। फर्दर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। पहला से क्या होता है, टाइप फर्स्ट मोबिस। टाइप फर्स्ट क्या होता है, मोबिस। बहुत ही अच्छे से समझिए, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं। टाइप सेकेंड मोबिस। अब टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में क्या डिफरेंस है देखिएगा। टाइप फर्स्ट मोबिस में क्या होता है कि वही पी आर इंटरवल की चीज देखनी है। यहां पे क्या होता है कि जो पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज तब तक होता रहेगा या प्रोलॉन्ग तब तक होता रहेगा जब तक कि वो ईसीजी के अंदर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को ड्रॉप नहीं कर देता या फिर उसको एब्सेंट नहीं कर देता। क्या बोल रहा हूं मैं कि पी आर इंटरवल, ये जो इंटरवल है वो आने वाली ईसीजी स्ट्रिप के अंदर या ईसीजी जो अपन देखेंगे वेव्स है उसमें तब तक बढ़ता रहेगा जब तक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या नहीं हो जाता, एब्सेंट नहीं हो जाता या ड्रॉप नहीं हो जाता। देखिए इसको ईसीजी में कैसे देखने को मिलेगा। टाइप फर्स्ट मूवी अपन को किस टाइप देखने को मिलेगा, देखिए ये है पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये टी वेव, ठीक है। अभी कितना है, अभी पी आर इंटरवल इतना है, ठीक है। अब दूसरे में देखिएगा, ये है पी आर इंटरवल, सॉरी पी वेव, और ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब पी आर इंटरवल देखिए, ये इंक्रीज हुआ। अब नेक्स्ट वेव नीचे बना रहा हूं मैं, ये है अपनी पी वेव और ये है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और ये है अपनी टी वेव नॉर्मल। अब वापस कितना इंक्रीज हुआ, इतना। अब क्या होगा कि जब तक ये बढ़ता रहेगा, जब तक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अगली वाली में एब्सेंट ना होगी, अगली वाली जो वेव होगी उसमें क्या होगा, पी वेव दिखेगी और फिर अपन को वापस क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होगी। अब यहाँ पे क्या सिर्फ पी वेव दिख रही है, क्या दिख रही है, पी वेव। और यहाँ पे जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, या फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, या फिर क्या है, एब्सेंट है, ठीक है। इसे कहते हैं अपन क्या, टाइप फर्स्ट मोबिस। टाइप फर्स्ट मोबिस, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, वैन बैच फिनोमिना। क्या कहते हैं, वैन बैच या वैन बैच फिनोमिना या फिर सिंड्रोम, फिनोमिना या फिर सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या होता है, टाइप फर्स्ट मोबिस या फिर सेकंड डिग्री ब्लॉक, जिसमें पी आर इंटरवल तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है, एब्सेंट या ड्रॉप ना हो जाए। और उसके बाद में की कंडीशन क्या होगी, उसके बाद की कंडीशन में बताऊं तो उसके बाद की कंडीशन में वापस क्या होगा, पी आर इंटरवल या क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वापस क्या हो जाएंगे, नॉर्मल होने लग जाएंगे। और फिर वापस यही कंडीशन चालू, पी आर इंटरवल बढ़ने लग जाएंगे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कब तक बढ़ेगा, जब तक वो एब्सेंट ना हो जाए। ये तो था अपना क्या, टाइप फर्स्ट मोबिस। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइप सेकंड मोबिस की, और अपन को ईसीजी में कैसे पहचानना है इसके बारे में मैंने
बता दिया। अब देखिए टाइप सेकंड में क्या होगा कि जो पी आर इंटरवल है वो क्या रहेगा, प्रोलॉन्ग नहीं होगा, वो इंटरवल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और उसके बाद में क्या होगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा, वापस क्या हो जाएगी, वेव रीअपीयर होने लग जाएगी। देखिए अब ये ईसीजी में कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। ये है अपनी पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पी आर इंटरवल है वो क्या होगा, सब्सिक्वेंट ईसीजी में कांस्टेंट चलेगा, कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगली के अंदर देखिए, ठीक है, यहां पे भी क्या दिख रहा है आपको, पी आर इंटरवल कांस्टेंट। अब लास्ट, अब अगली जो स्ट्रिप बनाऊंगा उसमें क्या होगा कि पी वेव दिखेगी बट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट होगा, ठीक है। ये तो क्या है, पी आर इंटरवल नॉर्मल है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या एब्सेंट है। फिर अगली स्ट्रिप में क्या होगा, वापस नॉर्मल कंडीशन अराइज हो जाएगी, मींस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है अपीयर होगी। और फिर वापस पी आर इंटरवल क्या होगा, कांस्टेंट होता होगा। और उसके बाद में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं, टाइप सेकंड मोबिज, इसे अपन क्या कहते हैं, टाइप सेकंड मोबिज या फिर सेकंड डिग्री हार्ड लोड। ये क्या है, सेकंड डिग्री हार्ड लोड। तो ये जो है दोनों में डिफरेंस है, टाइप फर्स्ट मोबिज में, टाइप सेकंड में। टाइप फर्स्ट में पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता रहता है और तब तक रहता है जब तक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट ना हो। यहाँ पे क्या है, टाइप सेकंड में पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहेगा जब तक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एब्सेंट ना हो जाए, उसके बाद वो नॉर्मल अपीयर होगा और फिर वापस वही चीज चालू हो जाएगी, ठीक है। ये क्या था, सेकंड डिग्री ब्लॉक। अब बात करेंगे थर्ड डिग्री ब्लॉक की। अब देखिए थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक। अब थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या है कि ऐसे नोड ने तो भेज दी, एबी नोड तक मान लिया आ गई है। अब एबी नोड क्या कर रहा है, इसको आगे ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर में वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे, पूरी तरीके से क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, पूरी तरीके से एब्सेंट होंगे। तो जो ईसीजी अपन को देखने को मिलेगी उसमें क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के अंदर वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगी। और आपको ईसीजी में दिख रहा होगा कि थर्ड डिग्री ब्लॉक कैसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड डिग्री हार्ड ब्लॉक में क्या होगा, पूरी तरह से इंपल्सिव कंडक्शन एब्सेंट होगा। सेकंड डिग्री में तो क्या था, फर्स्ट डिग्री में तो क्या डिले था, सेकंड डिग्री में कुछ वहीं पे रुक रही थी, कुछ आगे जा रही थी, थर्ड डिग्री में कंप्लीट ब्लॉकेज है, तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ईसीजी स्ट्रिप दिखा रही है डायग्राम में। इसके अलावा ईसीजी में अगर बात करें तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, वेरिएबल होगा, मींस कोई कांस्टेंट नहीं होगा, जैसे कि ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन WPWS की। WPWS क्या होता है, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। WPWS वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि जो होल्डिंग टाइम है एबी नोड, अब यहां पे अपन सुपरावेंट्रिकुलर अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहां पे जो एबी नोड है इसका क्या होगा, होल्डिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, होल्डिंग टाइम इंक्रीज। अब होल्डिंग टाइम इंक्रीज होगा, अब देखिए होल्डिंग टाइम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा कि ऐसे नोड ने तो एबी नोड के पास भेज दिया पर यहाँ पे लंबे समय तक रुक रहा है, ठीक है। डिले की तरह होल्डिंग टाइम क्या है, बढ़ रहा है। तो होल्डिंग टाइम बढ़ेगा तो पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ डिले नहीं होगा। यहाँ पे वोल्फ पार्किंसन सिंड्रोम में देखने को मिलता है एबी नोड बाईपास, ठीक है, करेक्शन कर लीजिए, एबी नोड बाईपास देखने को मिलता है। एबी नोड बाईपास का मतलब क्या होगा कि ऐसे नोड जो है उसने तो जनरेट करी और जनरेट करते हुए एबी नोड के पास तो ठहरी नहीं और बंडल ऑफ इस पे डायरेक्टली चले गई, बंडल ऑफ इस पे क्या हुई डायरेक्ट। मतलब एबी नोड बाईपास का मतलब क्या होता है कि ऐसा रास्ता प्राप्त करना कि जहां पे इस एबी नोड के पास पहुंचने की जरूरत नहीं होगी, मींस सीधा क्या हो जाएगा, बंडल ऑफ इसके पास पहुंच जाएगी और एबी नोड के वहां पे क्या होगा, होल्डिंग टाइम क्या होगा, कम होगा। मींस मैं ये कह सकता हूं यहां पे क्या होगा, होल्डिंग टाइम डिक्रीज। अब होल्डिंग टाइम डिक्रीज हो गया तो देखिए पीआर इंटरवल का क्या होगा, पीआर इंटरवल कैसा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, पीआर इंटरवल शॉर्ट, मतलब पीआर इंटरवल क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट हो जाएगा। नॉर्मली तो कैसे देखने को मिलता है पीआर इंटरवल, ये होता है नॉर्मल पीआर इंटरवल यहां से लेकर यहां तक। अब यहां पे कैसे देखने को मिल जाएगा, यहां पे देखने को मिलेगा ये पी हो गई और यहां से क्या होगा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स चालू हो जाएगा
और ये अपनी होगी डी, मतलब जो पी आर इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखने को मिलता है एवी नोड बाईपास, मींस ऐसे नोड डायरेक्ट कहाँ ले जाता है, बंडल ऑफ पीस, और यहाँ पे जो होल्डिंग टाइम है इंपल्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये हो गई अपनी एरिथमिया कंप्लीट। इसके अलावा देखिए एक कंडीशन आती है एसिस्टोल की। एसिस्टोल में क्या होगा, कुछ ऐसा अपन को नजर आएगा, ये क्या कहलाता है, एसिस्टोल, जिसमें अपन को कोई वेव देखने को नहीं मिलेगी, बस थोड़ा वो जो है ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह की नजर आएगी आपको, ठीक है। ईसीजी में आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। मींस यहाँ पे अपन ने जो पढ़ा है, अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो वो कुछ देखिए, आज अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा है एरिथमिया में, उसमें क्या है, नॉर्मोट्रोपिक एरिथमिया और एक्टोपिक एरिथमिया। पूरे एक्टोपिक एरिथमिया को आपने अपने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। नॉर्मोट्रोपिक एरिथमिया और इसके अलावा जो PQRST या PR इंटरवल है, ST सेगमेंट है, उनकी जो एबिलिटी है वो एक नेक्स्ट लेक्चर में अपन उसको जो डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है तो ईसीजी कैसे देखने को मिलती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। आज अपना पूरा फोकस एक्टोपिक एरिथमिया पे था जो अपन ने कवर किया है। अब देखिए नॉर्मोट्रोपिक की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या आता है, साइनस, ब्रेडिकार्डिया आता है, ब्रेडिकार्डिया, इसके अलावा आता है साइनस टेकिकार्डिया, और क्या आता है, साइनस एरिथमिया, ठीक है। ये तीन चीजें जो है इसमें आती है। अगर मैं इसकी बात करूं नॉर्मली तो ब्रेडिकार्डिया, टेकिकार्डिया, एरिथमिया, इनमें बस क्या है, नॉर्मोट्रोपिक, मींस इसके अंदर क्या होगा कि रिदम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस इसमें क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया में आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएंगे, मींस लंबे हो जाएंगे, हार्ट रेट क्या हो जाती है 60 से कम। टेकिकार्डिया में क्या हो जाएगी, 100 से ज्यादा हो जाएगी, मींस आरआर इंटरवल क्या हो जाएंगे, शॉर्ट हो जाएंगे। और एरिथमिया की कंडीशन में क्या होगा कि अपन को जो है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होगी, एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलेगी। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एरिथमिया में क्या होगा, देखिए इंस्पायरेशन जब पर्सन करेगा, मींस ये जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है कि जब पर्सन इंस्पायर करेगा तब तो क्या होगा कि जो आरआर इंटरवल है वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, देखिए। और जो पर्सन एक्सपायर करेगा, सॉरी एक्सपायरेशन करेगा तो क्या हो जाएगा, पीआर इंटरवल लॉन्ग हो जाएगा, या फिर अपन कह सकते हैं वाइड हो जाएगा। बस ये चीज अपन को देखने को मिलती है साइनस एरिथमिया में कि क्या होता है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन जो आरआर इंटरवल है वो शॉर्ट हो जाता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे वाइड हो जाता है, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी साइनस एरिथमिया भी कहते हैं, ठीक है। इसमें बस इतना सा पोर्शन है। टेकिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया का मतलब क्या होगा, हार्ट रेट कम हो रही है, हार्ट रेट कम हो रही है। अगर हार्ट रेट कम होगी तो क्या होगा कि जो आरआर इंटरवल है वो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हार्ट रेट क्या होती है, 100 से ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आरआर इंटरवल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मींस टेकिकार्डिया, हार्ट रेट बहुत फास्ट जा रही है, मींस हार्ट रेट क्या बहुत फास्ट है तो आरआर इंटरवल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसमें हार्ट रेट स्लो है तो आरआर इंटरवल क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग। ये तीन चीजें देखने को मिलती है, इसमें यही जो है अपन को देखने को मिलेगा। अब इन कंडीशन में क्या है, ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है और पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है। अब जैसे कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बात करूं टेकिकार्डिया, तो फीमेल अगर प्रेग्नेंट है, अपन कोई हाई एल्टीट्यूड पे चढ़ रहे हैं या फिर कोई इमोशंस हैं बहुत, तो उसमें क्या होता है, या एक्सरसाइज होती है तो उसमें क्या होता है, टेकिकार्डिया हो जाता है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। अब पैथोलॉजिकल कंडीशन की मैं बात करूं तो जैसे कि किसी पर्सन को फीवर है, ठीक है, फीवर है या फिर एनीमिया की कंडीशन है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, इनके अंदर क्या होता है, टेकिकार्डिया देखने को मिलता है। और ब्रेडिकार्डिया में क्या कर लीजिए, इसका जस्ट उल्टा कर लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, नॉर्मोट्रोपिक एरिथमिया होता है। अब देखिए ये तो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया है पूरा एरिथमिया का क्लासिफिकेशन। अब एक्टोपिक एरिथमिया में अपन ने कैसे बांटा था, देखिए एक्टोपिक एरिथमिया में अपन ने बांटा था, पहला था बांटा था सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया में, सुप्रा वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब सुप्रा वेंट्रिकुलर में अपन ने क्या बांट दिया था, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फाइब्रिलेशन, वॉल्फ पार्किंसन सिंड्रोम WPWS, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, और एवी नोड ब्लॉक, ठीक है, एवी नोड ब्लॉक। अब एवी नोड ब्लॉक अपन ने फर्दर दो टाइप में बांटा था, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में आता है 1 डिग्री और 2 डिग्री हार्ट ब्लॉक, और कंप्लीट में आता है 3 डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसी के साथ सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया खत्म। फिर अपन ने पढ़ा था वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब वेंट्रिकुलर एरिथमिया में अपन ने क्या पढ़ा, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। अब वेंट्रिकुलर एरिथमिया में अपन ने क्या पढ़ा, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है, ये भी पढ़ लिया अपन ने डिटेल में। ईसीजी में क्या होता है सब देख लिया। एक होता है एक्स्ट्रा बीट एरिथमिया, क्या होता है, एक्स्ट्रा बीट एरिथमिया।
अब एक्स्ट्रा लीड एरिथमिया में अपन ने दो चीजें देखी थी, प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या देखा था, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा हो जाते हैं। यहाँ क्या देखा था, पी वेव क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है। अब डिपेंड करता है कि वो एक्स्ट्रा सेकंड में हो रही है तो बाइजेमिनल, तीसरे में हर तीसरी होती है ट्राइजेमिनल, हर फोर्थ होती है क्वाड्रिजेमिनल। ठीक है, ये अपन ने क्या कर दिया, पूरा कवर कर लिया। तो इसी के साथ जो है आज अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एरिथमिया कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो बाकी बचा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, पी वेव, टी वेव, आरआर इंटरवल, बढ़ते कटते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके अलावा कुछ 3-4 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं अपन फटाफट, जो इसके अंदर अपन को देखने को मिलेंगे। किसके अंदर, इसी से रिलेटेड देखिए। ठीक है, 4 क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन तक हो गया था अपना। और फिर अपन ने ये वाला देख लिया था, द नर्स इज वॉचिंग कार्डियक मॉनिटर, नो पी वेव, ये देख लिया था। और द नर्स इज असिस्टिंग एट टू हाँ 8th क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज असिस्टिंग टू डिफाइब्रिलेट ए क्लाइंट इन वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन आफ्टर प्लेसिंग द पैड on the client chest and before discharge, which intervention is priority। देखिए, ensure that the client has been intubated, second set the defibrillator to the synchronized mode, third administer an immunogen bolus IV, fourth confirm that the rhythm is actually ventricular fibrillation। देखिए वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का क्वेश्चन जरूर है, बट क्वेश्चन किसका है, इनडायरेक्टली डिफाइब्रिलेटर का, कि यहाँ पे अपन डिफाइब्रिलेटर यूज कर रहे हैं और पैड जो है वो लगाने से पहले नर्स को क्या चेक करना है। देखिए डिफाइब्रिलेटर लगा रहे हैं तो ये कैसा होता है, अनसिंक्रोनाइज होता है, मिससिंक्रोनाइज नहीं होता है। यहाँ पे अपन जो है इंतजार नहीं करते हैं कि कार्डियक साइकिल के अंदर अपन आर वेव दिखेगी तब अपन शॉक देंगे, यहाँ पे अपन किसी भी इवेंट में दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन, तो इसमें बी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि सिंक्रोनाइज मोड पे करेंगे। दूसरा, इंट्यूबेशन जरूरी है, मतलब इंट्यूबेशन का जरूरी होना जरूरी नहीं, डिफाइब्रिलेशन के बाद में भी अपन इंट्यूबेट कर सकते हैं। तीसरा, एमिडोरम बोलस जो है वो इस प्रोसीजर के बाद में दे सकते हैं। मींस यहाँ पे अपन को ये कंफर्म करना है कि जो पर्सन है उसकी ईसीजी में अपन को वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन देखने को मिल रहा है, मतलब वेव जो है कुछ इस प्रकार की पी वेव जो है अपन को देखने को मिलनी चाहिए। पी वेव क्या होती है, फाइब्रिलेट होती है। अगर ऐसे देखने को मिलती है, कंफर्मेशन होता है, उसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको शॉक देते हैं। फिर देखिए 9th क्वेश्चन कि नर्स इज असिस्टिंग टू डिफाइब्रिलेट, ये हो गया। एक क्लाइंट इज वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन अबाउट टू बी डीप, मतलब इसमें डिफाइब्रिलेशन करना है, रिदम को करेक्ट करने के लिए मोनोफेजिक डिफाइब्रिलेशन मशीन यूज कर रही है, तो कितनी एनर्जी अपन को देनी होगी फर्स्ट डिलीवरी में। तो इसमें अपन को याद रखना है 360 जूल जो है अपन किसमें देते हैं, मोनोफेजिक डिफाइब्रिलेशन में। और ये बाइफेजिक डिफाइब्रिलेशन होता है तो वहां पे अपन स्टार्टिंग करते हैं 120 जूल से और कहां तक लेके जाते हैं 200 जूल तक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 360 वोल्ट डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट हु हैज जस्ट हैड इम्प्लांटेशन of an automatic internal cardioverter defibrillator। तो नर्स को इनमें से बताना है कि कौन सा आइटम जो है प्रायोरिटी है। एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट, प्रेजेंस ऑफ मेडिक अलर्ट कार्ड फॉर द पेशेंट क्लाइंट टू कैरी, नॉलेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट डिस्चार्ज फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिवेशन स्टेटस ऑफ द डिवाइस, हार्ट रेट कट ऑफ एंड नंबर ऑफ शॉक इट इज प्रोग्राम टू डिलीवर। देखिए जब अपन ये इम्प्लांट करते हैं ऑटोमेटिक इंटरनल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर, तो इसमें अपन को ये ध्यान रखा जाता है फोर्थ वाला कि ये जो है डिवाइस कब एक्टिवेट होता है, हार्ट रेट कितनी, कट ऑफ, नंबर ऑफ शॉक कितने, प्रोग्राम है डिलीवर। तो डीप जो है पता होना चाहिए। स्क्रीन पर आप डायग्राम देख रहे हैं, कुछ इस प्रकार का जो है ये इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर होता है। अब ये क्या करता है कि एक बार में 25 से 30 जूल के आसपास जो है शॉक प्रोवाइड करता है, 25 से 30 जूल के बाद। और कितनी बार करता है, 4 टाइम्स। मतलब ये क्या होता है, इसको अपन राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की तरफ जो लीड्स होती है वो उसको इम्प्लांट करते हैं। और जो जनरेटर होता है वो कहाँ पे होता है, देखिए जनरेटर जो होता है वो लेफ्ट साइड में पेक्टोरल रीजन में होता है, लेफ्ट पेक्टोरल रीजन। मींस ये जो लेफ्ट पेक्टोरल रीजन है यहाँ पे तो जनरेटर इम्प्लांट करते हैं, और जो हार्ट के अंदर राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के अंदर इसकी जो है जो लीड्स होती है उसको प्लेस करते हैं। वो क्या करती है कि जैसे एरिथमिया है उसको डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट करने के बाद में 25 से 30 जूल की शॉक उसको देती है कम से कम 4 बार, जब भी उसको नीड होती है तब। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफाइब्रिलेटर। ठीक है, इसमें बस अपना ये इंटरवेंशन है कि नर्स जो है उस पर्सन को समझाएगी कि ये कैसे काम करता है, कब वर्क करता है, कितने शॉक डिलीवर करता है, इनके बारे में पता होना चाहिए। जहाँ इंसर्ट किया है वहां पर अगर किसी प्रकार का ड्रेनेज है, एरिथमा है, फीवर है, तो अपन को जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अपन को करना है, नोटिफाई करना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्लाइंट है ईसीजी स्ट्रिप शो हो रही है, इसमें एयरटेल वेंटिकुलर रेट की जो रेट है वो 110 है, ठीक है, मतलब नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा है। पीआर इंटरवल 0.14 सेकंड है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 0.08 सेकंड है, पीपीआर इंटरवल रेगुलर, तो इसमें नर्स क्या इंटरवेट करेगी। देखिए सब कुछ नॉर्मल है, तो किसको बताएगी ये नॉर्मल साइनस रिदम, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्योंकि देखिए पीपी इंटरवल आरआर इंटरवल रेगुलर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीआर इंटरवल 0.14 सेकंड में है, और पीआर इंटरवल है। पीआर इंटरवल क्या होता है, अब तो ऐसे याद हो गई, ये पी है, इसकी शुरुआत वाली ये होता है पीआर इंटरवल, यही होता है पीआर इंटरवल। अब ये तो कितने बॉक्स में आता है, 2 बॉक्स में, ये मान लो 2 बॉक्स का, तो टोटल हो गए 4 से 5 बॉक्स। 4 से 5 को एक बॉक्स होता है 0.04 का, तो 4 5 हो गए 16, मतलब 0.16 के आसपास ये नॉर्मली होते हैं। तो ये 0.14 है, मतलब ज्यादा एब्नॉर्मलिटी नहीं है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी अपन को पता है 2 से 3 बॉक्स में होता है, मींस 0.08 से लेकर 0.12 सेकंड तक का होता है, वो भी क्या है नॉर्मल है, मींस ये किसको बता रहा है, नॉर्मल साइनस रिदम को बता रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन देखिए कि the nurse notes that the client with sinus rhythm has a premature ventricular contraction that force on the T wave। अब एक चीज मैं बताना भूल गया था, premature ventricular contraction, इसमें तो क्या होता है QRS कॉम्प्लेक्स एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्शन जो है टी वेव में देखने को मिल जाए, टी वेव में देखने को मिल जाए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, ठीक है। क्वेश्चन भी शायद यही पूछ रहा है कि that force on T wave the client rhythm suddenly change to the one with no P wave, मतलब कोई P wave नहीं होगा, कोई QR डिफाइनेबल नहीं है, सिर्फ वेवी लाइन है वेरिंग एम्पलीट्यूड की। तो हाउ शुड द नर्स करेक्टली इंटरप्रेट दिस। देखिए ये तो मैंने बताया कि T वेव में देखने को मिले तो अपन वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P वेव भी नहीं है, QRS कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, कुछ ऐसा वेव भी देखने को मिल रहा है, इससे अपन क्या कहते हैं, एस सिस्टोल कहते हैं। और एस सिस्टोल है मींस क्या हो सकता है, डेथ की नियर है पर्सन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एस सिस्टोल जाएगा। एस सिस्टोल मैंने बताया था कि कुछ इस तरह की वेवी लाइन जो है अपन को देखने को मिलती है, इसमें एम्पलीट्यूड जो है वो वेरिएबल देखने को मिलेगा, ये क्या कहलाता है कंडीशन, एस सिस्टोल, ठीक है। एस सिस्टोल है मींस कार्डियक अरेस्ट होगा, कार्डियक आउटपुट 0% की जो है डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वहां पे इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होता है, खासकर पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया में। जो हाइपोकैलेमिया का पर्सन होगा ना, उसमें प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ एनक्लेक्स के जो भी क्वेश्चन थे इसी से रिलेटेड वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा जो एरिथमिया है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।